बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टाइम टू मैथ। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्या क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया कि P इंटरसेक्शन Q फाइंड करें। P हमें दिया गया है x such that x is equals to 5m and m belongs to n। तो अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखें टेबुलर फॉर्म में, तो ये हमारे पास बनता है फर्स्ट एलिमेंट इसका हमारे पास बनेगा x इज इक्वल्स टू 5m है और m बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, तो अगर हम m 1 रखेंगे तो x बन जाएगा 5। अगर हम m 2 रखेंगे तो x बन जाएगा 10। अगर हम m 3 रखेंगे तो x बन जाएगा 15। ये इसी तरह चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, ये इसी तरह चलता जाएगा। तो अब सेकंड हमारे पास है Q इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2m m बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पर देखें, इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। यहाँ पे m 1 रखेंगे तो x बन जाएगा 2, m 2 रखेंगे तो x बन जाएगा 4 और m 3 रखेंगे तो x बन जाएगा 6। तो इसी तरह ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास P कौन सा सेट आ गया, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, और Q कौन सा सेट आ गया, सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक हो गया जी। तो P और Q आ गए, हमने फाइंड करना है P इंटरसेक्शन Q। तो P लिखते हैं 5, 10, 15, 20, इसी तरह ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा। मल्टीपल्स ऑफ 5 जो है इंटरसेक्शन Q लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह ये चलता जाएगा। तो इसमें कॉमन कौन से आएंगे, हमने इंटरसेक्शन में वो लिखने होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। अब 10 दोनों में होगा, 20 इवन नंबर्स का ये सेट है ना, तो 20 इवन नंबर ही है तो 20 इसमें लाई करेगा। फिर इसके बाद होगा 30 भी इसमें लाइव करेगा, 35 नहीं करेगा, 40 भी लाइव करेगा। तो P इंटरसेक्शन Q हमारे पास होगा 10, 20, 30, 40 अप टू सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। यानी कि ये हमारे पास मान जाएगा सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10। ठीक हो गया जी। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें, जिस तरह ये फॉर्म ऊपर वाली जो लिखी हुई है, इसी फॉर्म में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास बनेगा x सच दैट x इज इक्वल्स टू 10m m बिलोंग्स टू n। यहाँ पर देखिए, अगर m 1 रखेंगे तो 10 बनेगा, 2 रखेंगे 23 रखेंगे, 34 रखेंगे तो 40 बन जाएगा। तो ये हमारे पास P इंटरसेक्शन Q आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है डिड्यूस द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज़। यूनियन और इंटरसेक्शन की जो सूटेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें इस्तेमाल करके हम इसे डिड्यूस करें, यानी कि इन दोनों साइड्स को इक्वल करें। तो लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम लें तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, इसे हम सॉल्व करके राइट हैंड साइड हमने बनानी है, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ़्ट हैंड साइड बनाना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास A इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन B। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा A इंटरसेक्शन A यूनियन B, ये हमारे पास बन जाएगा। हमारे पास यहाँ पे वो प्रॉपर्टी इस तरह थी, A इंटरसेक्शन ऑफ B यूनियन C
इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी है, तो हम करेंगे ए इंटरसेक्शन ए, दरमियान में ये यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये सेकंड वाला। ठीक हो गया जी। ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ की, ए इंटरसेक्शन ए का पहले के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, फिर दरमियान में यूनियन, फिर ए का दूसरे के साथ इंटरसेक्शन लिया। अब ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो वो क्या रहेगा, ए ही हमारे पास रहेगा, दरमियान में यूनियन आ गया और आगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कौन सी, ये राइट हैंड साइड नहीं है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने ये जो है प्रॉपर्टी वेरीफाई करा ली। ठीक हो गया जी। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वाली प्रॉपर्टी यूज़ की, जो कि इस तरह कुछ हमने इस्तेमाल की, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो ये हमने डिड्यूस कर ली। आगे सेकंड पार्ट देखते हैं। तो आगे सेकंड पार्ट है ये हमारे पास, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, ए यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। पहले हमने यूज़ की थी ओ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वाली, अब हम करेंगे यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वाली। तो ये हमारे पास बनता है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी। अब ए यूनियन फर्स्ट वन, ए दरमियान में इंटरसेक्शन, ए यूनियन सेकंड वन बी। तो ए और यूनियन ए होंगे तो ए ही रहेगा, और ये ए यूनियन बी। अब ये जो देखें आप, राइट हैंड साइड नहीं बन गई, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ये इक्वल्स टू हो गया राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, उस पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज़ की, तो वो हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई। तो ये हमने डिड्यूस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, जी ऑफ एक्स दिया गया है, एस ऑफ एक्स हमें दिया गया। तो ये कुछ नीचे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये हमने फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी ऑफ ज़ीरो, यहाँ जो एलिमेंट जो नंबर लिखा होगा वो हमें एक्स का नंबर बताया गया होगा। जी ऑफ ज़ीरो यानी कि एक्स हमारे पास ज़ीरो है। 7 इंटू ज़ीरो -2 इज इक्वल्स टू -2। जी ऑफ -1 यानी कि एक्स हमारे पास -1 है। 7 जी ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि हमने जी वाली वैल्यू यूज़ करनी है। -2 -7 -2 इज इक्वल्स टू -9। जी ऑफ -5/3 इज इक्वल्स टू 7 इंटू -5/3 -2। तो ये बन जाएगी -35/3 -2। 3 एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो ये बन जाएगी -35 -6। तो ये इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -41/3 -41/3। ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4, एस ऑफ +1। अब हमने एस वाली जो है वैल्यूज़ वो यूज़ करनी है। 8 इंटू 1 स्क्वायर -3 विच इज़ इक्वल्स टू 8 -3 इज इक्वल्स टू 5। एस ऑफ -9, 8 इंटू -9 स्क्वायर -3, ये बन जाएगा 8 इंटू 81 -3। अब 81 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 81 × 8 -3 645। अब s ऑफ 7/2, 8 इंटू 7/2 स्क्वायर -3, तो ये बन गया 8 इंटू
49 डिवाइड बाई 4 माइनस 3, 4 1 4 2 टाइम्स 8, 49 मल्टीप्लाई बाई 2 ये बन गया 98 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 95। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 95। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है एफ ऑफ एक्स दिया गया है एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 4 बी हमें दिया गया है ए और बी फाइंड करने हैं, ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो पहली कंडीशन इस्तेमाल करते हैं एफ ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 3, एफ ऑफ -2 यानी कि ए एक्स की जगह पे -2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 3। ठीक हो गया जी, ये बन गया -2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब हम सेकंड कंडीशन यूज करते हैं जो कि गिवन है एफ ऑफ 4 यानी कि x क्या है हमारे पास 4 है, a इंटू 4 प्लस b इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 10। तो ये बन गया हमारे पास 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 10। अब ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 है 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 10, माइनस करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a माइनस b इज इक्वल्स टू -3। ठीक हो गया, ये कैंसिल हो गया हमारे पास और ये हमारे पास बन गया 4a प्लस 2a इज इक्वल्स टू 6 से 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/6। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनता है इक्वेशन 1 में -2a की वैल्यू है 7/6 प्लस b इज इक्वल्स टू 3, 2 1 टाइम 2 3 टाइम्स। तो ये बन गया -7/3। यहाँ से b की कीमत आ गई 3 प्लस 7/3। यहाँ पे माइनस हो रहा था, दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से b की कीमत आ गई 9 प्लस 7 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 16/3। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/6 और b की वैल्यू हमारे पास आ गई 16/3। क्वेश्चन नंबर 12 है k ऑफ x हमें ये दिया गया है। कंडीशन दी गई है कि अगर k ऑफ x 100 हो तो x की वैल्यू फाइंड करें। तो यूजिंग कंडीशन k ऑफ x हमारे पास क्या हो 100 हो, यानी कि k ऑफ x 7x - 5 है। तो 7x - 5 हमारे पास अगर इज इक्वल्स टू 100 हो तो यहाँ से x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है 100 प्लस 5, 7x इज इक्वल्स टू 105। तो यहाँ से x की कीमत हमारे पास आ गई 105 डिवाइड बाई 7। मज़ीद सॉल्व करें तो 7 1 टाइम 7 1 टाइम 7 3 बच गया, यहाँ आ गया 7 5 टाइम 35। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। g ऑफ x हमें दिया गया है। अगर g ऑफ 4 इज इक्वल टू 20 एंड g ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 5 हो तो m और n की वैल्यूज फाइंड करनी है और m एंड n आर कॉन्स्टेंट्स। तो पहली कंडीशन इस्तेमाल करते हैं g ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 20 यानी कि m इंटू एक्स की जगह पे 4 लिखेंगे प्लस n इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से बन जाएगा 16m प्लस n इज इक्वल्स टू 20। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब दूसरी कंडीशन यूज़ करेंगे। दूसरी कंडीशन थी हमारे पास g ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 5, m इंटू एक्स की जगह पे 0 लिखेंगे प्लस n इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से 0 ये मल्टीप्लाई होगा, ये 0 बन जाएगा तो n हमारे पास बन जाएगा
5। अब n की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 16m प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से 16m इज इक्वल्स टू 20 माइनस 5, तो यहाँ से m इज इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय 16। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 और m की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 डिवाइड बाई 16। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें हमें कहा गया है कि शॉपिंग मॉल है जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के 100 प्रोडक्ट्स हैं और वो इस तरह लेबल हैं कि 1 से लेकर 100 तक उन्हें लेबल किया गया है और इस सेट को यूनिवर्सल सेट यू का नाम दिया गया है। आगे सेट ए हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेट है जिसमें 30 प्रोडक्ट हैं और उन्हें 1 से लेकर 30 तक लेबल किया गया है। सेट बी हमारे पास कपड़ों का सेट है जिसमें 25 प्रोडक्ट हैं और ये 31 से लेकर 55 तक लेबल किए गए हैं। सेट सी हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सेट है जिसमें 25 प्रोडक्ट्स हैं और ये 76 से लेकर 100 तक लेबल किए गए हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास इसमें डिमांड की गई है कि वो कहा गया है कि इन्हें टेबुलर फॉर्म में लिखें, तो ये टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। यू यूनिवर्सल सेट था, 1 से लेकर 100 तक लेबल किया गया था। ए कपड़ों का सेट था, 1 से लेकर 30 तक लेबल किया गया था। बी जो था वो ए इलेक्ट्रॉनिक्स का सेट था और बी कपड़ोों का सेट था, 31 से लेकर 55 तक लेबल किया गया था। सी जो था वो हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सेट था, 76 से लेकर 100 तक लेबल किया गया था। तो पहली कंडीशन हमारी पूरी होगी। सेकंड कंडीशन में कहा गया है फाइंड यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स, तीनों सेट्स का यूनियन फाइंड करें, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये हम इस तरह फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए 1 2 3 अप टू 30 यूनियन बी 31 32 अप टू 55। ठीक हो गया जी। तो ए यूनियन बी, यूनियन में तमाम एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो 1 से लेकर 30 तक इस सेट में मौजूद हैं और 31 से लेकर 35 तक इस सेट में मौजूद हैं। तो हम 1 से लेकर 55 तक लिख देंगे। तो 1 से लेकर 55 तक ये हमारे पास ए यूनियन बी बन जाएगा। अब इस सेट का हमने सी के साथ यूनियन लेना है, तो ये हमारे पास बनेगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यानी कि 1 से लेकर 55 तक, आगे यूनियन सी यानी कि ये वाला 76 से लेकर 100 तक, 76 77 अप टू 100। ठीक हो गया जी। तो यूनियन में हमने 1 से 55 तक ये वाले लिख लेने हैं और फिर 76 से 100 तक वो वाले लिख लेने हैं, यानी कि 1 2 3 अप टू 55, फिर उसके बाद 76 77 78 अप टू 100। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन जो थी वो हमारे पास ये थी, ये हमने ए यूनियन बी यूनियन सी यानी तीनों सेट्स का यूनियन हमने फाइंड कर लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है। एक टेस्ट हुआ जिसमें 180 बच्चे अपीयर हुए, उसमें से 120 बच्चों ने मैथ का टेस्ट पास किया, 90 बच्चों ने साइंस का टेस्ट पास किया और 60 बच्चों ने दोनों टेस्ट पास किए। तो अगर हम इनको नाम दें, मैथ वाला जो टेस्ट जिन्होंने पास किया था उन बच्चों के सेट को अगर हम m का नाम दें तो ये हमारे पास बनता है n ऑफ m, यानी कि नंबर ऑफ दो स्टूडेंट्स हु पास्ड मैथ टेस्ट। अगर हम साइंस वालों को s का नाम दें, s सेट का, तो ये बनता है n ऑफ s और ये बनता है n ऑफ m इंटरसेक्शन s। दोनों पास किए थे, यानी कि मैथ का भी पास किया और साइंस का भी पास किया, तो ये n ऑफ m इंटरसेक्शन s बन गया।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो फाइंड करना है वो है नंबर ऑफ दो स्टूडेंट्स हु पास्ड आइदर साइंस और मैथ, जिन्होंने मैथ या साइंस में से किसी एक का भी टेस्ट, कोई एक टेस्ट भी पास किया, हमने वो नंबर फाइंड करने हैं। जहाँ पे और आ जाए या आ जाए और या आ जाए वहाँ पे हम लगाते हैं यूनियन। तो अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। तो वो हमारे पास है n ऑफ m यूनियन s इज इक्वल्स टू n ऑफ m प्लस n ऑफ s माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन s। ये फार्मूला है हमारे पास, वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, हमारे पास गिवन है। तो n ऑफ m हमारे पास है 120, n ऑफ s हमारे पास है 90 और ये हमारे पास है 60। तो ये हमारे पास बन जाएगा 150। तो 150 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने दोनों में से कोई एक टेस्ट भी पास कर लिया था। तो ए का हमारे पास आंसर आ गया 150। तो बी पार्ट में हमारे पास हमें पूछा गया है कि उन स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बताएं जिन्होंने दोनों में से एक टेस्ट भी पास नहीं किया। हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ दी टू टेस्ट। तो हमें पता है कि 150 वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने दोनों में से कोई एक टेस्ट भी पास कर लिया था और टोटल थे 180। तो हम 180 में से माइनस कर देंगे 150, तो हमारे पास मान जाएगा 130, यानी कि 30 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने दोनों में से कोई एक टेस्ट भी पास नहीं किया था। आगे सी पार्ट है, वो स्टूडेंट्स हमने बताने हैं जो साइंस में तो पास हो गए हैं लेकिन मैथ में फेल हो गए हैं। अगर डायरेक्ट हमसे सिर्फ ये पूछते कि मैथ में जो फेल हो गए हैं उन स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बताएं, तो हम टोटल में से वो स्टूडेंट माइनस कर देते जो मैथ में पास हुए हैं, तो हमारे पास वो स्ट्रेंथ आ जानी थी जो मैथ में फेल हो गए। लेकिन हमें यहाँ दो कंडीशंस कही गई हैं कि वो स्टूडेंट जो साइंस में पास हुए हैं लेकिन मैथ में फेल हुए हैं उनकी स्ट्रेंथ बताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वो स्टूडेंट्स जो साइंस में पास हुए हैं, कितने हैं? 90 स्टूडेंट्स। 90 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो साइंस में पास हुए हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स जो साइंस में पास हुए हैं वो हैं 90। अब दूसरा हमने वो मालूम करना है, वो देखना है वो स्टूडेंट्स जो मैथ और साइंस दोनों में पास हुए हैं वो कितने हैं? 60। तो हम अगर साइंस वालों में से वो स्टूडेंट्स निकाल दें जो मैथ और साइंस दोनों में पास हुए हैं, यानी कि 90 माइनस 60 विच इज़ इक्वल्स टू 30। अब ये वो स्टूडेंट्स रह गए हैं जो साइंस में तो पास हुए हैं लेकिन मैथ में पास नहीं हुए थे, मैथ में फेल हो गए थे। कैसे जी? देखें, 90 स्टूडेंट्स वो हैं जो साइंस में पास हुए हैं और 60 स्टूडेंट्स वो हैं जो मैथ और साइंस दोनों में पास हुए हैं। तो अगर हम साइंस वालों में से वो स्टूडेंट्स निकाल दें जो दोनों में पास हुए हैं, तो पीछे हमारे पास कौन से स्टूडेंट्स रह जाएंगे? पीछे हमारे पास वो स्टूडेंट्स रह जाएंगे जो सिर्फ साइंस में पास हुए हैं। नहीं समझ आए? फिर समझाता हूँ। 90 स्टूडेंट्स हमारे पास वो हैं जो सिर्फ साइंस में पास हुए, और सिर्फ कह रहे हैं जो साइंस में पास हुए हैं, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड साइंस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस को टेस्ट पास किया था, और 60 स्टूडेंट्स हमारे पास वो हैं जिन्होंने साइंस और टेस्ट मैथ दोनों का टेस्ट पास किया था। तो अगर हम साइंस वालों में से साइंस और मैथ दोनों वाले निकाल देंगे तो पीछे कौन से रह जाएंगे? पीछे सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट्स रह जाएंगे जिन्होंने साइंस का सिर्फ पास किया था, ठीक है। तो 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ साइंस का पास किया था, सिर्फ साइंस का पास किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथ में फेल हो गए हैं। तो आगे डी में हमें कहा गया है कि फेल्ड इन साइंस, वो स्टूडेंट्स बताने हैं
जो साइंस में फेल हो गए थे। तो हम टोटल कितने हैं 180 में से वो निकाल देते हैं जो साइंस में पास हुए हैं, कितने हैं 90। तो पीछे हमारे पास कितने रह गए 90, यानी कि 90 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास साइंस में फेल हो गए हैं। ये फिर एक दफ़ा देख लें। पहले हमने वो फाइंड करने थे स्टूडेंट जो दोनों में से किसी एक में भी पास हुए थे। वो हमारे पास हमने क्या किया, यूनियन ले लिया इन दोनों का, तो ये हमारे पास 150 आ गया। दूसरे में हमने वो मालूम करने थे जिन्होंने दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट भी पास नहीं किया था, यानी कि दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए थे। तो 180 में से यानी कि टोटल में से हमने वो वाले स्टूडेंट्स निकाल दिए जिन्होंने दोनों में से कोई एक भी पास किया था, तो पीछे हमारे पास फेल्ड सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आ गए। सी में पास्ड साइंस बट फेल्ड इन मैथ। सी में हमने वो मालूम करने थे जिन्होंने साइंस को तो पास कर लिया था लेकिन मैथ में फेल हो गए थे। ये हमने कैसे काउंट किए, ये हमारे पास थे टोटल स्टूडेंट साइंस के हमने लिखे जो कि हमारे पास 90 थे। फिर हमने उन 90 में से वो स्टूडेंट्स निकाल दिए जिन्होंने साइंस और मैथ दोनों को पास किया था, तो पीछे हमारे पास वो स्टूडेंट्स रह गए थे जो सिर्फ और सिर्फ साइंस में पास हुए थे। यानी कि ये देखें टोटल स्टूडेंट्स थे हमारे पास 90, टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स थे 90 जिन्होंने साइंस को पास किया है। ठीक है, अब हमने उसमें से वो स्टूडेंट्स निकाल देने हैं जिन्होंने साइंस के साथ साथ मैथ को भी पास किया था। तो पीछे कितने रह जाएंगे, पीछे वो स्टूडेंट्स नहीं रह जाएंगे जिन्होंने सिर्फ साइंस को पास किया है, मैथ को नहीं पास किया। अब आपकी क्लास में ये चले, आपकी क्लास की बात हो रही है, आपकी क्लास में से 90 स्टूडेंट्स टीचर ने खड़े कर लिए, सामने खड़े कर दिए कि जी ये 90 स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया था। अब उन 90 में से टीचर ने 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो अलहदा कर दिए, कि ये वो 60 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साथ में मैथ का टेस्ट भी पास किया था। तो पीछे 90 में से 60 निकाल दिए, पीछे कितने रह गए 30 स्टूडेंट्स। पीछे 30 स्टूडेंट्स सामने वो रह गए थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ साइंस को पास किया था, मैथ को पास नहीं किया था। वही हमने लिखा 90 में से हमने वो 60 निकाल दिए जिन्होंने साइंस के साथ साथ मैथ को भी पास किया था। तो पीछे हमारे पास वो तादाद आ गई जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो साइंस को पास किया, मैथ को पास नहीं किया। अब डी में हमें कहा गया फेल्ड साइंस, वो स्टूडेंट बताने हैं जो साइंस में फेल हो गए थे। तो टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट्स थे 180, उसमें से हमने वो स्टूडेंट्स निकाल दिए जिन्होंने साइंस को पास किया था। तो पीछे हमारे पास 90 स्टूडेंट्स ऐसे रह हो गए जो साइंस में फेल हुए थे। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कहा गया है कि एक पावर हाउस सिटी है, सॉफ्टवेयर हाउस सिटी है जिसमें 300 डेवलपर्स 300 डेवलपर्स हैं, और इन 300 में से 150 जो डेवलपर्स हैं वो पाइथन लैंग्वेज पसंद करते हैं, और 130 जो डेवलपर्स हैं वो जावा पसंद करते हैं, 120 जो हैं वो PHP पसंद करते हैं, 70 जो हैं वो पाइथन और जावा दोनों को पसंद करते हैं, 60 जो हैं वो पाइथन और PHP दोनों को पसंद करते हैं, और 50 जो हैं वो जावा और PHP दोनों को पसंद करते हैं, और 40 ऐसे हैं जो पाइथन, जावा और PHP तीनों को पसंद करते हैं। तो अगर हम इन्हें नाम दे लें, पाइथन वाले को P सेट का नाम दे लें, जावा वाले को J सेट का और PHP वाले को H सेट का हम नाम दे लें, तो नंबर ऑफ सेट P होगा, नंबर ऑफ सेट J होगा, नंबर ऑफ सेट H होगा। ये बन जाएगा नंबर ऑफ पाइथन एंड जावा, यानी कि P इंटरसेक्शन J, ये बन जाएगा P इंटरसेक्शन H, ये बन जाएगा J इंटरसेक्शन H, और ये बन जाएगा P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H।
अब पहला जो हमारे पास पार्ट है उसमें हमें कहा गया है कि उन डेवलपर्स बताएं वो कितने हैं जो कम अज़ कम एटलीस्ट कम अज़ कम एक को पसंद करते हैं, एक लैंग्वेज को पसंद करते हैं। अब कम अज़ कम कहा गया है तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं या एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन वाले भी हो सकते हैं और एक वाले भी हो सकते हैं। तो हम यूनियन लेंगे। ठीक हो गया जी। अब हम प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, और वो हमारे पास इस तरह स्टेट होता है n ऑफ p यूनियन j यूनियन h इज इक्वल्स टू n ऑफ p प्लस n ऑफ j प्लस n ऑफ h। फिर उसके बाद माइनस वाले स्टार्ट हो जाएंगे, माइनस n ऑफ p इंटरसेक्शन j माइनस n ऑफ p इंटरसेक्शन h माइनस n ऑफ j इंटरसेक्शन h। फिर एंड पे प्लस n ऑफ p इंटरसेक्शन j इंटरसेक्शन h। तो वैल्यूज़ हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, ये हमने फाइंड करना है तो ये एज इट इज़ रहेगा। n ऑफ p हमारे पास है 150, n ऑफ j हमारे पास है 130 और n ऑफ h हमारे पास है 120। माइनस p इंटरसेक्शन j हमारे पास है 70, p इंटरसेक्शन h हमारे पास है 60 और j इंटरसेक्शन h हमारे पास है 50। प्लस तीनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास है 40। तो अब कैलकुलेटर पे इन तीनों को सॉल्व करें तो ये बनता है 260, यानी कि 260 ऐसे डेवलपर्स हैं जो तीनों में से कम अज़ कम एक को पसंद करते हैं या दो को भी पसंद कर सकते हैं, तीन को भी पसंद करते हैं, कम अज़ कम एक को लाजमी पसंद करते हैं। तो आगे बी पार्ट है हमारे पास। बी पार्ट में वो कहता है कि हाउ मैनी डेवलपर यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज, यानी कितने डेवलपर ऐसे हैं जो सिर्फ इनमें से कोई एक इस्तेमाल करते हैं, वन ऑफ दीज। कितने डेवलपर ऐसे हैं जो इन तीनों में से कोई एक इस्तेमाल करते हैं। अब हो सकते हैं कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ पाइथन इस्तेमाल करते होंगे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ जावा इस्तेमाल करते होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो सिर्फ PHP इस्तेमाल करते होंगे। तो इसमें ये तो नहीं उसने मेंशन किया कि कितने ऐसे हैं जो सिर्फ पाइथन इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ जावा इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ PHP इस्तेमाल करते हैं। तो उसने कहा कि कितने ऐसे हैं जो इन तीनों में से कोई एक भी इस्तेमाल करते हैं, और वो कोई एक पाइथन भी हो सकती है, जावा भी हो सकती है, PHP भी हो सकती है। तो हमने क्या करना है, हमने तीनों की अलग-अलग निकालनी है, यानी कितने ऐसे हैं जो सिर्फ पाइथन इस्तेमाल करते हैं, कितने ऐसे हैं जो सिर्फ जावा इस्तेमाल करते हैं और कितने ऐसे हैं जो सिर्फ PHP इस्तेमाल करते हैं, और फिर इन सब को ऐड कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो निकालते हैं जो सिर्फ पाइथन इस्तेमाल करते हैं। कैसे निकालेंगे? पाइथन के टोटल नंबर में से हैं उनमें से ये वो माइनस कर देंगे जो पाइथन के साथ जावा भी इस्तेमाल करते हैं, फिर वो माइनस कर देंगे जो पाइथन के साथ PHP इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो माइनस कर देंगे जो पाइथन के पास पाइथन के साथ बाकी दोनों यूज़ करते हैं। तो कैसे, ये फार्मूला है हमारे पास फॉर पाइथन के लिए फार्मूला है n ऑफ p माइनस इनटू n ऑफ p इंटरसेक्शन j माइनस या प्लस n ऑफ माइनस, यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे p इंटरसेक्शन h। अब j इंटरसेक्शन h हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम पाइथन वाले कर रहे हैं, इसमें पाइथन
यूज़ नहीं हो रहा। और फिर एंड पे n ऑफ p इंटरसेक्शन j इंटरसेक्शन h, तो ये हमारे पास आ जाएगा n ऑफ p है 150 माइनस n ऑफ p इंटरसेक्शन j कितना है 70 प्लस p इंटरसेक्शन h कितना है 60 माइनस, अब यहाँ पे माइनस लगेगा, प्लस नहीं लगेगा, माइनस ये कितने हैं 40। तो इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास बनते हैं 70 प्लस 40 माइनस 70 प्लस 60 माइनस 40 माइनस 150, तो ये बनते हैं 60। यानी 60 ऐसे हैं जो सिर्फ पाइथन इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह फॉर जावा के लिए निकाल लेंगे, ये 60 हम यहाँ पर लिख देंगे 60 प्लस, अब इसी तरह फॉर जावा के लिए निकालेंगे तो उनमें हम वो इस्तेमाल करेंगे, वो वैल्यूज़ यूज़ करेंगे जो जावा के साथ बाकी दूसरे इस्तेमाल करते हैं। फॉर जावा ये हमारे पास होगा n ऑफ j माइनस n ऑफ p इंटरसेक्शन j प्लस n ऑफ p इंटरसेक्शन h इंटरसेक्शन j या j इंटरसेक्शन h माइनस n ऑफ p इंटरसेक्शन j इंटरसेक्शन h। तो ये हमारे पास बन जाएंगे कितने, n ऑफ j हमारे पास है 130 माइनस कर देंगे n ऑफ p इंटरसेक्शन j हमारे पास है 70 प्लस j इंटरसेक्शन h हमारे पास है 50 और ये 40। तो इनको अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनते हैं 70 प्लस 50 माइनस 40 माइनस 130 माइनस आंसर इज इक्वल्स टू 50। तो ये बनते हैं 50, यानी 50 ऐसे हैं जो सिर्फ जावा इस्तेमाल करते हैं, 60 ऐसे थे जो सिर्फ पाइथन इस्तेमाल करते थे और 50 ऐसे हैं जो सिर्फ जावा इस्तेमाल करते हैं। आप करेंगे फॉर PHP, यानी कि वो जो सिर्फ PHP इस्तेमाल करते हैं, n ऑफ h माइनस n ऑफ p इंटरसेक्शन h माइनस n ऑफ j इंटरसेक्शन h प्लस यहाँ माइनस n ऑफ p इंटरसेक्शन j इंटरसेक्शन h। तो ये हमारे पास बनेंगे n ऑफ इंटरसेक्ट 120 माइनस p इंटरसेक्शन h वाले कितने हैं 60, j इंटरसेक्शन h वाले कितने हैं 50 और ये 40 ही रहेगा। तो इसको हम करें तो ये बनता है हमारे पास 60 प्लस 50 माइनस 40 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 50। तो ये 50 भी यहाँ पर लिख लेंगे। फार्मूला याद रखें मालूम करने का, अलग-अलग किसी के लिए भी मालूम करना हो तो सारी गेम फार्मूले की ही है। तो अब इन तीनों को ऐड कर देंगे। अब ये पाइथन वाले आ गए, ये जावा वाले आ गए और ये PHP वाले आ गए, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 160। यानी कि 160 ऐसे हैं जो तीनों में से कोई एक इस्तेमाल करते हैं और वो एक पाइथन भी हो सकती है, जावा भी हो सकती है और PHP भी हो सकती है। आगे C है, C में हमें कहा गया है कि हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी इस्तेमाल नहीं करते। यानी कितने डेवलपर ऐसे हैं जो इनमें से कोई भी इस्तेमाल नहीं करते। टोटल हमारे पास कितने डेवलपर थे 300, इसमें से माइनस कर देंगे वो डेवलपर जो कम अज़ कम एक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, टोटल में से वो माइनस कर देंगे जो कम अज़ कम एक लाजमी इस्तेमाल करते हैं। पीछे कितने रह गए 140, यानी कि 140 ऐसे डेवलपर हैं
जो तीनों में से कोई एक भी इस्तेमाल नहीं करते। आगे डी है, डी में हमें कहा गया कि हाउ मैनी डेवलपर्स यूज PHP, हाउ मैनी यूज PHP, कितने PHP इस्तेमाल करते हैं। तो वही फार्मूला लगाना है जो अलग-अलग के लिए लगाया था। तो n ऑफ h माइनस n ऑफ P इंटरसेक्शन h प्लस n ऑफ J इंटरसेक्शन h माइनस n ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन h। तो n ऑफ h है हमारे पास ये 120 माइनस n ऑफ P इंटरसेक्शन h हमारे पास है 60 प्लस J इंटरसेक्शन h है 50 माइनस 40। तीनों को हम तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 50, यानी कि 50 ऐसे हैं जो सिर्फ PHP को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे।